नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर हैं भारतीय संविधान का सेशन। इसके पहले हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत पार्ट 1 को कंप्लीट किया था, जो था भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश या भारत के भूभाग से संबंधित पार्ट था। उसमें हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा की थी। जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल देंगे, वो वीडियो आप कंप्लीट कर लें। और उसी कड़ी में आज हम लेकर हाजिर हुए हैं अगला सेशन, जो पार्ट 2 है, यानी भाग 2, और जो है नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से हमारे एग्जाम्स में ज़्यादा प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिलहाल जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं उन सभी को हम यहाँ पे शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं कि नागरिकता से संबंधित अभी तक क्या क्या प्रश्न बने हैं और क्या बनने के चांस हैं फ्यूचर में। तो नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ हुआ है, तो भाग 2 में हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया है, तीर लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। अच्छा, नागरिकता के बारे में सबसे पहले चर्चा करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, अरस्तु था। तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था, अरस्तु, जिसने नागरिकता के लिए विशेष चर्चाएं की थी कि किसी देश के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें नागरिकता जैसा कुछ एक प्रावधान किया जाना चाहिए। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया। जैसा कि हमने अभी बताया कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में हमने पढ़ा था, तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट अगर देखें यहाँ पे तो लिखा है कि किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ब्रिटेन में कैसी नागरिकता प्रचलित है, ब्रिटेन में है एकल नागरिकता। तो हमारे भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है, एकल नागरिकता। लेकिन जबकि अमेरिका में कैसी नागरिकता प्रचलित है, तो अमेरिका में है दोहरी नागरिकता। अगर हम चर्चा करें कि एकल नागरिकता का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कोई उत्तर प्रदेश का निवासी है तो उसे उत्तर प्रदेश के नागरिकता संबंधी कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया, वो बोलेगा मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और भारत का नागरिक रहने वाला हूँ। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे राज्य का भी नागरिक होता है, यानी राज्य के अंदर भी नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं और देश के स्तर पर भी नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसलिए वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। ये जो नागरिकता संबंधी प्रमुख प्रावधान जो किए जाते हैं वो किसके पास शक्ति है, तो संसद के पास है। और संसद में के अंदर भी अगर पूछा जाए किस मंत्रालय के पास है, तो वो है गृह मंत्रालय के पास में है। यानी जिसको भी नागरिकता संबंधी लेना है, त्यागना है आदि से संबंधित जो भी कार्य होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी गृह मंत्रालय ही नागरिकता संबंधी प्रावधान की देखरेख करता है। अब अगर हम आ जाएं कि अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 5, तो अनुच्छेद में 5 में कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद व्यक्ति के मातामही या पितामही में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह व्यक्ति जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी 26 जनवरी 1950 को यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता में से या उसके दादा दादी में से कोई भी अगर एक व्यक्ति भारत का नागरिक है तो व्यक्ति क्या होगा, नागरिक माना जाएगा। अगर ये प्रश्न किया जाए कि हम लोगों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हुई है, तो सामान्यतः यहाँ पे दिखाई देता है कि हम लोगों को जो नागरिकता मिली है वो अनुच्छेद 5 के थ्रू ही प्राप्त हुई है। अनुच्छेद 6 में क्या बोला गया है कि 19 जुलाई 1948 को या उसके पहले, यानी 19 जुलाई 1948 को या उसके पहले जो भारत
जो पाकिस्तान से भारत आए वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। यानी पाकिस्तान से ऐसे व्यक्ति, जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे तो उस समय भी ढेर सारे व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए और अब पाकिस्तान से भारत भी आए थे। तो उनमें ये डेट बताई गई है कि 19 जुलाई 1948 को या उससे पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए वे भारत के नागरिक कहलाएंगे। और अनुच्छेद 7 में ही इससे संबंधित पर चर्चा की गई कि 1 मार्च 1947 को या उसके बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए वह भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति किस डेट तक, जो 19 जुलाई 1948 को या उसके पहले पाकिस्तान से भारत आए वह भारत के नागरिक होंगे, जबकि 1 मार्च 1947 को या उसके बाद जो भारत से पाकिस्तान गए वह पाकिस्तान भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो ये दोनों हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि ये तत्कालीन समय के लिए ही प्रावधान किया गया था। ये दोनों मतलब ये जो डेट दी गई है उसके बाहर अगर उसके बाद में आएंगे तो उनको पंजीकरण कराना होता था और वो 6 महीने के बाद में भारत में रहने के बाद उन्हें नागरिकता देने संबंधी प्रावधान किया गया था। तो वो रजिस्ट्रेशन करवा के अपना ले सकते थे उस समय। फिर अगर हम अनुच्छेद 8 में देखें तो क्या लिखा गया है, तो भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे थे। तो जब देश आज़ाद हो रहा था तो भारत के ढेर सारे लोग भारत के बाहर थे, जो किसी कारणवश कोई नौकरी करने गया था, किसी को ब्रिटिश सेवा में जाना पड़ा था। तो ऐसे लोगों को नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, वो अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया था कि उन लोगों को भारतीय नागरिकता कैसे दी जाए। फिर आर्टिकल 9 में क्या लिखा गया, नागरिकता त्यागने संबंधी प्रावधान, मतलब आप अपनी नागरिकता को कैसे त्याग सकते हैं। ये ऐसा प्रावधान किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 9 में किया गया है। त्यागने संबंधी प्रावधान हम लोग जो है भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 10 में क्या कहा गया, आर्टिकल 10 में कहा गया है कि नागरिक कर्तव्यों का पालन करने पर नागरिकता की गारंटी दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर रहा है तो उससे नागरिकता छीनी नहीं जा सकती है। यानी अगर आप जो है भारत के प्रति समर्पित रहते हैं, उसके जो चिन्ह है या जो झंडा है या जो भी है अगर उसे साथ सम्मान देते हैं और एक नागरिक की तरह आप भारत में रहते हैं, शत्रु देश से संबंध नहीं रखते हैं, तो आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। और अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है, तो वो संसद के पास है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछा गया है। फिर ये हो गया अनुच्छेद की बात। अगर बात करें कि नागरिकता संबंधी पहली बार जो अधिनियम लाया गया वो कब लाया गया, तो 1955 में लाया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ये जब भारत संविधान बन के लागू हुआ तो जो 5 से 11 तक अनुच्छेद दिए गए थे वो पर्याप्त साबित नहीं हो रहे थे, तो उन्हीं में बदलाव करने के लिए ही पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया गया था। 1955 में 2 टाइप की बातें कही गई थी कि नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान और नागरिकता को त्यागने संबंधी प्रावधान। तो नागरिकता को प्राप्त करने संबंधी 5 नियम बताए गए थे और नागरिकता को त्यागने संबंधी 3 नियम बताए गए हैं। तो उन 5 नियमों में क्या है कि जन्म से नागरिकता, यानी जिस व्यक्ति का जन्म कब, यही वाला जो आर्टिकल 5 में लिखा गया वही था कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, उसके माता पिता या पितामही में से कोई अगर ये भारत के नागरिक हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर दूसरा क्या था, वंश के आधार पर नागरिकता, तो इसको भी पुनः बदला गया था, 1992 में बदला गया था। 1955 में किया गया था केवल पिता के ही भारतीय नागरिक रहने पर ही बच्चे को भारतीय नागरिकता देने की गारंटी दी गई थी, लेकिन बाद में इस मामले को बदला गया था। यानी 1992 के जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था उसमें ये कर दिया गया
कि किसी भी बच्चे के माता या पिता दोनों में से कोई भारत का नागरिक होगा तो उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन 1992 के पहले और 1955 के बीच की जो अवधि थी उसमें केवल जो है पिता के ही भारतीय नागरिक होने पर बच्चे को नागरिकता देने संबंधी प्रावधान किया गया था। फिर है तीसरा, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्ष रहने के बाद में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, ध्यान देने योग्य बात है कि इस समय कितना है, शायद प्रारंभ में 6 माह था लेकिन अब इसे बढ़ा करके 7 वर्ष कर दिया है। यदि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेना है तो पहले वो भारत में आकर के 7 वर्ष रहे और रह करके यहाँ के रीति रिवाजों को अपनाए, उसके बाद में पंजीकरण करवाए, फिर भारत सरकार उसे नागरिकता देने के बारे में सोचेगी। यहाँ जरूर ध्यान देने बात ये है कि जरूरी नहीं कि उसे नागरिकता मिल ही जाएगी। तो ये एलिजिबिलिटी है कि आप जो है एलिजिबल हो गए हैं पंजीकरण करने के लिए। पंजीकरण करने के लिए कम से कम भारत में 7 वर्ष रहना होगा। फिर है प्राकृतिक रूप से जो है कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से के मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा है ना, और भारत सरकार की निगरानी में भारत सरकार उसे अगर ये समझती कि इस व्यक्ति को जो है नागरिकता देना अच्छा समझेगी कैसे, यदि कोई व्यक्ति कला विज्ञान या कुछ सामाजिक कार्य के क्षेत्र में है ना कुछ विशेष योगदान दे रहा हो, यानी अगर उसे भारत की नागरिकता दे दी जाए तो वो भारत का मान बढ़ाने में समर्थ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देने की जो कैटेगरी बनाई गई थी वो प्राकृतिक रूप से बनाई गई थी कि प्राकृतिक रूप से कैसे दिया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत ये था क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। क्षेत्र समाविष्ट का मतलब क्या हुआ, यदि भारत किसी अन्य देश पर आक्रमण करके या किसी तरह से उसे भारत में शामिल कर लेता है तो उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। उन्हें पंजीकरण करवाने की या और कोई अन्य प्रावधान के तहत नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को छोड़ना चाहता है तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया था। एक तो है स्वेच्छा से, मतलब आप अपनी नागरिकता को स्वेच्छा से भी त्याग सकते हैं, एक फॉर्म एप्लीकेशन डाल करके। फिर दूसरा है बर्खास्त होने पर। बर्खास्त होने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वयं से ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। यानी कोई व्यक्ति बर्खास्त होने का मतलब यही है कि अगर आप अमेरिका की नागरिकता या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता भारत वाली स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। वंचित करने का मतलब क्या है कि अगर आप देश विरोधी तत्वों में संलिप्त पाए जाते हैं या देश विरोधी कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को निरस्त कर सकती है। तो ये भारत संशोधन अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता में कुछ संशोधन किए गए थे, जिनके अंतर्गत हमने देखा कि 5 प्रकार से आप नागरिकता अर्जित कर सकते हैं और 3 प्रकार से नागरिकता आपकी जा सकती है या आप उसे त्याग सकते हैं। फिर कुछ विशिष्ट पॉइंट है कि NRI किसे कहा जाता है, तो इन्हें ही अप्रवासी भारतीय कहते हैं। इनका फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये भारतीय नागरिक होते हैं। अच्छा, इन्हें कैसे व्यक्तियों को NRI कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम या कम से कम 6 माह तक जो है वो भारत के बाहर रहते हैं, वो चाहे किसी कारण, चाहे पैसे कमाने गए हों या टहलने गए हों या जिस भी कारण से गए हों, लेकिन न्यूनतम क्या है 6 महीने से अधिक अगर वो बाहर रहते हैं तो उन्हें NRI माना जाएगा। फिर है एक है PIO। PIO का फुल फॉर्म क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति किससे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति पहले भारत में रहता था, यानी भारत के आज़ाद होने के बाद में भारत में रहता था और वो जाकर के विदेश की नागरिकता ले लिया है तो भारत की नागरिकता तो उसकी समाप्त हो गई, लेकिन उससे जो है भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। या फिर भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था
तो भारत में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो जाकर के विदेशों में बस गए और वहाँ की नागरिकता ले लिए, तो उनके जो भी वंश में आने वाले बच्चे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी है, वो भारतीय मूल की कहलाएगी। तो ये OCI और PIO ये लगभग समान ही है। इनका फुल फॉर्म क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इन दोनों को एक जो वीजा कार्ड होता है, वीजा कार्ड जब जारी किया जाता है तो इनके कार्ड के वैसे ही इसे समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में OCI ही चल रहा है, लेकिन इनके वीजा पे PIO कार्ड या OCI कार्ड लिखा हुआ होता था। इनको विशेष उपलब्धि क्या होती थी, क्यों ऐसा किया गया था इनके लिए? तो PIO कार्ड होल्डर को जब ये भारत में आते थे तो इनको एज ए भारतीय ट्रीट किया जाता था। मतलब खाली ये भारत के किसी संवैधानिक पद को नहीं प्राप्त कर सकते, वोट नहीं डाल सकते हैं, बाकी के सारी चीज़ें इनको एज ए भारतीयों की तरह जो है ट्रीट किया जाता था। मान लीजिए जैसे ये किसी जगह टूर पे जाते हैं तो टूर पे जो टिकट लगता है, जो सरकार टिकट लगाती है, तो उसमें क्या होता है कि भारतीयों को कम पैसे में टिकट प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशियों से ज़्यादा चार्ज वसूला जाता है। तो कुछ ऐसे विषयों पर इन्हें छूट मिलती थी, मतलब इन्हें एज ए विदेशी ट्रीट नहीं किया जाता था। इनको जितना पैसा भारतीयों को देना होता है उतना ही इन्हें भी देना होता है। तो कुछ ऐसे कार्ड जारी किया। अच्छा, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? PIO कार्ड धारक को प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर इन्हें भारत सरकार को सूचित करना होता था कि हाँ हमारी लोकेशन यहाँ पर है या हम इस कार्य में संलिप्त हैं। लेकिन जो OCI कार्ड है वो भारत में कितने भी समय के लिए रह सकते हैं, इनको भारत सरकार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके तहत ये हमारा नागरिकता संबंधी जो अगला सेशन था वो कंप्लीट हुआ, और हम जल्दी ही नागरिकता के बाद पार्ट 3 लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, जो कि होगा हमारा फंडामेंटल राइट से, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। वहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, उसको हम अच्छे से आपको याद करवा देंगे, तैयार करवा देंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझने में बेहतर होगा और आप इसे आसानी से तैयार कर लेंगे। और हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।